नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वक्त हो गया है कचहरी का। हिंदू मान्यताएं कहती हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, लेकिन खुद की ताकत पर इतराते चीन में जोड़ियां खरीदी जा रही हैं, वो भी दूसरे देशों से। आखिर चीन में दुल्हनों का इतना अकाल कैसे पड़ गया और भारत के लिए इस खबर में क्या मैसेज छिपा है? कचहरी में आज इसकी फाइल खोलेंगे। अंतरिक्ष में भारत से एक नए मील का पत्थर लगने वाला है। पहली बार प्राइवेट कंपनी का रॉकेट लॉन्च हो रहा है। दुनिया में स्पेस के बिजनेस के बादशाह इलॉन मस्क को भारत से चुनौती कैसे मिलने जा रही है, इसकी भी फाइल आपके सामने रखेंगे। आगे बात होगी 10:30 बजे। हम सोशल मीडिया के खतरनाक खेल की फाइल आपके सामने रखेंगे। एनडीटीवी की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जो हर माता पिता को देखनी बहुत जरूरी है। कचहरी में आगे आपको यह भी बताएंगे कि आखिर ट्रंप के आस्तीन में कौन है। लेकिन सबसे पहले खोल रहे हैं चीन के सबसे बड़े सामाजिक संकट की फाइल। $35 मिलियन लोग, यानी 3,50,00,000 की आबादी। यह कोई मामूली संख्या नहीं है। ये संख्या दिल्ली के लगभग 1.5 गुना, मुंबई के भी 1.5 गुना, कोलकाता और बेंगलुरु के लगभग 2 गुना है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन में इतनी बड़ी आबादी कुंवारी है या फिर उनकी शादी नहीं हो पा रही। चीन में 3.5 करोड़ पुरुषों को शादी के लिए दुल्हन नहीं मिल रही। और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, इसकी तस्दीक खुद चीन की तरफ से हुई है। चीन भले ही मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य ताकत के तौर पर दुनिया में अपनी धौंस जमाता हो, लेकिन अंदर ही अंदर चीन इस समय कैसे एक बड़े सामाजिक संकट का सामना कर रहा है। और क्या चीन का उदाहरण भारत के लिए भी भविष्य में खतरे की घंटी हो सकता है? कचहरी में आज हम इस संकट के तमाम पहलुओं की फाइल आपके लिए खोल रहे हैं। एक समय था जब चीन दुनिया को अपनी आबादी की ताकत दिखाता था। उसने अपनी बड़ी आबादी को श्रम शक्ति में भी कन्वर्ट किया। फिर चीन ने फैसला किया कि परिवार छोटा होगा, देश मजबूत होगा, और इसी सोच से निकली थी वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसके तहत चीन में हर दंपत्ति को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की अनुमति दी गई और इसका बड़ी कड़ाई के साथ पालन भी हुआ। लेकिन कभी कभी इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका असर दशकों बाद दिखाई देता है। आज 43 साल के बाद चीन के सामने ऐसा ही एक संकट खड़ा है। ये ऐसा संकट है जिसमें सवाल सिर्फ आबादी का नहीं बल्कि समाज के भीतर बैलेंस का है। चीन में वैसे लगभग 40 करोड़ लोग सिंगल रहते हैं, जो कि आबादी का लगभग 20% है, और इनमें ज्यादातर लोगों ने शादी नहीं की। अब तो खैर चीन में शादी के लिए दुल्हन ढूंढना आसमान से तारे तोड़ने जैसा काम हो गया है, और यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि विदेशों से दुल्हन खरीद कर लाई जा रही है। चीन में दुल्हनें इंपोर्ट की जा रही हैं, और इसका सबसे बड़ा मार्केट है दक्षिण एशिया के देश जैसे वियतनाम, म्यांमार, लाओस, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की 2020 की जनगणना में पुरुषों की संख्या महिलाओं से करीब 3,49,00,000 ज्यादा दर्ज की गई। क्योंकि महिलाओं की संख्या कम है, इसलिए शादी के योग्य लड़कों को लड़कियां नहीं मिल पा रही। इससे हुआ यह कि लड़की वालों को दिए जाने वाले ब्राइड प्राइस यानी भारी भरकम दहेज की मांग बढ़ने लगी। चीन में अब इसी संकट का एक नया चेहरा सामने आया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में चीन के दूतावास ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि दूसरे देशों से अवैध तरीके से दुल्हन खरीदने की कोशिश न करें। दूतावास ने कहा कि हाल के समय में चीनी नागरिकों से जुड़े सीमा पार विवाह घोटालों में तेजी आई है। दलाल और अवैध मैरिज एजेंसीज के जरिए होने वाली सीमा पार से जो शादियां हैं, मानव तस्करी और धोखाधड़ी के मामले उसमें दिख रहे हैं। यह भी चेतावनी दी गई कि जो भी चीनी नागरिक दलाल या एजेंसीज के माध्यम से दुल्हन खोजने के लिए बांग्लादेश जाएगा, उसे मानव तस्करी के संदेह में गिरफ्तार किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में वियतनाम, म्यांमार, लाओस, पाकिस्तान और नेपाल में स्थित चीनी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों ने भी विवाह से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों को लेकर ऐसी कई चेतावनियां जारी की हैं। रिपोर्ट कहती है जनवरी 2024 से मार्च 2025 के बीच 1,546 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और ये गिरफ्तारियां चीन ने मानव तस्करी और फर्जी विवाह से जुड़े अपराधों में की हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चीन के भीतर कितना बड़ा सामाजिक संकट पैदा हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि चीन इस स्थिति तक कैसे पहुंचा।
वहां के लोगों के सामने इतनी बड़ी समस्या कैसे खड़ी हो गई कि उन्हें दुल्हन दूसरे देशों से खरीद कर लानी पड़ रही है? तो इसकी जड़ें जाती हैं चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी तक। साल 1979 में चीन ने बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए एक बच्चे की नीति शुरू की। उस समय जब चीन की आबादी 100 करोड़ यानी 1 अरब के करीब पहुंचने लगी थी, तब सोच ये थी कि कम बच्चे होंगे तो ज्यादा संसाधन होंगे और तरक्की की स्पीड तेज होगी। शुरुआती दशकों में चीन ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया, लेकिन इस पॉलिसी का एक दूसरा असर भी हुआ। चीन के कई हिस्सों में बेटों को तवज्जो दी गई। जब परिवार के पास सिर्फ एक बच्चा चुनने का विकल्प था, तो कई जगह बेटों को प्रायोरिटी मिली। नतीजा क्या हुआ पता है? लड़के और लड़कियों के अनुपात में बड़ा गैप पैदा हो गया और अब वही गैप शादियों के बाजार में दिख रहा है। सोचिए, एक तरफ चीन तेजी से बूढ़ा हो रहा है, दूसरी तरफ उसके लाखों पुरुष शादी के लिए जीवन साथी नहीं ढूंढ पा रहे। यानी एक ही समय में 2 संकट, कम बच्चे और कम शादियां। हालांकि चीन ने साल 2015 में अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया और विवाहित दंपतियों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी। इसके बाद 2021 में चीन ने इस नीति में फिर बदलाव किया और दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की मंजूरी दी। अब आप भारत की तरफ देखिए, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत भी एक बड़े डेमोग्राफिक बदलाव से गुजर रहा है। भारत में परिवार अब छोटे हो रहे हैं। कुल प्रजनन दर यानी TFR घटकर 1.9 रह गई है। यानी एक महिला अपने पूरे जीवन में औसतन जितने बच्चों को जन्म देती है, उसकी संख्या अब पहले के मुकाबले कम हो गई है। यानी भारत में लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं और परिवार का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। तो क्या भारत भी किसी रोज चीन जैसी स्थिति में पहुंच जाएगा? जरूरी नहीं, क्योंकि भारत और चीन की कहानी अलग है, परिस्थितियां अलग हैं। भारत में ऐसी कोई वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं रही। भारत की आबादी अभी भी ज्यादातर युवा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुनिया के अलग अलग मंचों पर ये बात कहते रहे हैं। भारत एक संभावनाओं का देश है। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 साल से कम उम्र के नौजवान हो, इतनी बड़ी तादाद में करीब 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो, जो देश इतना जवान हो, उसके सपने भी जवान होते हैं, उसके इरादे भी जवान होते हैं और वो इन चीजों को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन भविष्य की चुनौती को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज चीन की स्थिति से दुनिया एक सबक ले सकती है कि सिर्फ ज्यादा आबादी होना समस्या नहीं, सिर्फ कम आबादी होना समाधान नहीं। असली चुनौती है संतुलन, राइट बैलेंस। जनसंख्या का संकट अचानक नहीं आता, वो दशकों में तैयार होता है। उम्मीद है कि भारत भी चीन की कहानी से पहले ही सबक सीख पाएगा। चीन का ये संकट कल किसी भी दूसरे देश की कहानी हो सकती है, लेकिन कचहरी में अब जो फाइल मैं आपके सामने खोलूंगी, उसमें कुछ नए जियोपॉलिटिकल समीकरणों की इबारत दिख रही है। इजराइल भारत के नए बने एयरपोर्ट्स पर इस कदर फिदा है कि दुनिया को बता रहा है, भारतीय कंपनियों से कह रहा है कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए। आखिर भारत इजराइल के बीच दोस्ती का ये एयरपोर्ट रूट क्या कहता है? कचहरी में अब इसकी बात। भारत की उड़ान अब सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है। भारत के एयरपोर्ट अब दुनिया के लिए वास्तुकला, तकनीक और आधुनिकता की मिसाल बन रहे हैं। ये नजारे किसी और देश के नहीं, बल्कि ये नए भारत की पहचान बन चुके 2 एयरपोर्ट्स हैं।
एक तरफ गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो दूसरी तरफ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत की धरती पर बने दो ऐसे हवाई अड्डे जिन्होंने खूबसूरती के मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। आर्किटेक्चर की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साई की टॉप 4 की सूची में भारत के 2 एयरपोर्ट को सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट चुना गया है। गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को दुनिया में तीसरा स्थान मिला है, जबकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को इस लिस्ट में चौथा स्थान मिला है। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर एक गौरव करने वाली खबर सामने आई है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम दुनिया के 7 खूबसूरत एयरपोर्टों में दर्ज हो गया है। और इन 2 एयरपोर्ट का चयन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इनकी बाहरी सुंदरता बहुत बढ़िया थी, इस वजह से हुआ है क्योंकि यात्रियों को एक अच्छा नया अनुभव प्रदान होता है जब आप इस एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया है और साथ साथ अपनी स्थानीय संस्कृति के बारे में एक जागरूकता पैदा की जाती है। साथ ही में जो इस एयरपोर्ट की खासियत यह है कि वास्तुकला का नयापन देखने को मिलता है। यही एक वजह है कि आज ये दुनिया के 7 खूबसूरत एयरपोर्टों में माने जाते हैं, जिसकी वजह से आज भारतीयों का सर गौरव से खड़ा है। भारत की कामयाबी पर भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार इतने गदगद हुए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर भारत की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमें उम्मीद है कि भारतीय कंपनियां जल्द ही इजराइल में भी ऐसा ही वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाएंगी। लेकिन इजराइल की इस तारीफ के पीछे सिर्फ भारतीय एयरपोर्ट की खूबसूरती नहीं है, बल्कि इसके पीछे दोनों देशों की वो अटूट दोस्ती है जो हर मुश्किल वक्त में और मजबूत हुई है। आप अपनी सुरक्षा और कूटनीति के लिए किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। आपको नए गठबंधन और नए रिश्ते विकसित करने होंगे। भारत के साथ मैं अभी यही कर रहा हूं। हम भारत से सहयोग बढ़ा रहे हैं। 1971 युद्ध में आधिकारिक रिश्ते न होने के बावजूद इजराइल ने भारत को मोर्टार और रेडार सिस्टम दिए थे। 1999 करगिल युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के बीच इजराइल ने भारत को फाइटर जेट्स के लिए लेजर गाइडेड बम और गोला बारूद दिए थे। और 2020 गलवान में चीन के साथ गतिरोध के दौरान इजराइल ने इमरजेंसी में स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम और रैम्पेज सुपरसोनिक मिसाइलें भारत को दी थी। साल 1992 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बने थे। आज ये रिश्ता एक मजबूत स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल चुका है। चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, आधुनिक तकनीक हो, वाटर मैनेजमेंट हो या फिर साइबर सिक्योरिटी, भारत और इजराइल कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। 1992 में भारत और इजराइल ने पूरी तरह से डिप्लोमेटिक संबंध बनाए। तब से लेकर आज तक ये रिश्ते जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो चुके हैं, जो साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, इनोवेशन, एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट जैसी चीजों पर फोकस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप में ये रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए हैं और दोनों ही मुल्कों में सहयोग और ज्यादा बढ़ा है। तो भारत इजराइल के बीच ये एयरपोर्ट रूट दोनों देशों की दोस्ती की क्या नई इबारत रखेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अंतरिक्ष में बिजनेस का गेम बदलने जा रहा है। हो सकता है कि स्पेस इकोनॉमी के बादशाह एलॉन मस्क को भी भविष्य में भारत से तगड़ी चुनौती का सामना करना पड़े। आखिर इतना बड़ा खेल कैसे होने जा रहा है, खोलते हैं इसी बिजनेस गेम की फाइल। एक वक्त था जब अंतरिक्ष की दुनिया में सिर्फ कुछ देशों का दबदबा था। अमेरिका, रूस, चीन और भारत, जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मेहनत और काबिलियत से दुनिया को चौंका दिया। लेकिन अब अंतरिक्ष की कहानी बदल रही है। अब मुकाबला सिर्फ देशों के बीच नहीं, मुकाबला अब कंपनीज के बीच भी है। एक तरफ है एलॉन मस्क की स्पेसएक्स, जिसने रॉकेट लॉन्च को एक नए बिजनेस मॉडल में बदल दिया,
और दूसरी तरफ हैदराबाद का एक देसी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस, जिसका सपना है भारत को सिर्फ रॉकेट बनाने वाला देश नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्च करने वाला बड़ा ग्लोबल खिलाड़ी बनाना। इस दिशा में स्काई रूट एरोस्पेस एक लंबी छलांग लगाने वाला है। उसका ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। एनडीटीवी के साइंस एडिटर पल्लव वागला स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस में पहुंचकर क्या बता रहे हैं, पहले आपको ये दिखाते हैं। ये इन्फिनिटी कैंपस जो है स्काई रूट एरोस्पेस का बहुत बड़ा है और बहुत नया है। स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना हुई 2018 में और 2022 में उन्होंने पहला अपना रॉकेट लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से, विक्रम सब ऑर्बिटल लॉन्च। वो लॉन्च बहुत सक्सेसफुल था। तो अंतरिक्ष में एक बार फिर से भारत पताका फहराने के लिए तैयार है। ऐसे में जिज्ञासा इस बात की भी है कि क्या मस्क के अंतरिक्ष साम्राज्य को भारत से चुनौती मिलने वाली है? क्या भारत भी अपना स्पेस एक्स बना सकता है? दरअसल ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं, ये भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ा टेस्ट है, क्योंकि पहली बार कोई भारतीय प्राइवेट कंपनी ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए अपना रॉकेट तैयार कर रही है। और इस कंपनी के धारदार दिमागों की औसत उम्र क्या है? अंडर 30, यानी 30 साल से कम। स्काई रूट एरोस्पेस में इस वक्त करीब 1000 एम्प्लॉई हैं और एवरेज एज स्काई रूट में अंडर 30 बताई जाती है। स्काई रूट एरोस्पेस छोटे रॉकेट बनाना चाहता है, बड़े रॉकेट बनाना चाहता है और मनुष्यों को भी अंतरिक्ष में भेजने की मंशा रखता है। तो विक्रम 1 भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट मिशन है, वरना अब तक अंतरिक्ष का मतलब था सरकार, इसरो, सरकारी मिशन। लेकिन 2020 में भारत ने निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर खोला और उसके बाद एक नई दौड़ शुरू हुई। ऐसी दौड़ जिसमें स्टार्टअप कह रहे हैं कि हम सिर्फ सैटेलाइट नहीं बनाएंगे, हम उन्हें अंतरिक्ष तक पहुंचाने का रास्ता भी बनाएंगे। और यहीं से निकला है स्काई रूट का सबसे बड़ा आइडिया, स्पेस टैक्सी। यानी जैसे आज आप अपनी कैब या टैक्सी बुक करते हैं घर बैठकर मोबाइल से, ओला उबर, कुछ इसी तर्ज पर भविष्य में कंपनीज अपना छोटा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए लॉन्च सर्विस बुक कर सकेंगी। इस प्रोजेक्ट को स्काई रूट एरोस्पेस के सीईओ पवन चंदना किस तरह देख रहे हैं, उन्होंने एनडीटीवी के साइंस एडिटर पल्लव वागला से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है। उसका एक छोटा हिस्सा आपको सुनवाते हैं। फर्स्ट टेस्ट लॉन्चर्स में जनरली डमी पेलोड्स ही जाता है, बट इधर रियल साइंटिफिक पेलोड्स भी टेस्ट करने के लिए रॉकेट पे असेंबल किया हुआ है। एंड उस पेलोड्स में है एक सैटेलाइट जो सोलार फिनोमेना को स्टडी करेगी एंड और एक सैटेलाइट है सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और एक वेरी यूनिक पेलोड है जो रोबोटिक आर्म्स यूज करके स्पेस डेब्री को कैप्चर करने का टेक्नोलॉजी प्रूव करने का एक पेलोड भी। तो ये है अंतरिक्ष में भारतीय इरादों की धमक की झलकी। वैसे ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अंतरिक्ष की जरूरत सिर्फ बड़े देशों को नहीं होगी, छोटे देश, यूनिवर्सिटी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप, सबको छोटे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने होंगे और यहीं से शुरू होगा अरबों डॉलर का बाजार। इलॉन मस्क ने दुनिया को एक बात समझाई कि अंतरिक्ष सिर्फ विज्ञान नहीं, ये एक बिजनेस भी है। स्पेसएक्स ने दिखाया कि निजी कंपनीज भी अंतरिक्ष की ताकत बन सकती हैं और भारत उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। फर्क इतना है कि अमेरिका में स्पेसएक्स को बरसों की शुरुआत और भारी निवेश मिला है। भारत में स्काई रूट जैसी कंपनीज अभी सीमित संसाधनों के बावजूद एक नए रास्ते को बनाने की कोशिश कर रही हैं, उसमें आगे बढ़ रही हैं। भारत का सबसे बड़ा माइलस्टोन है प्राइवेट सेक्टर रॉकेट डिजाइन करके स्पेसपोर्ट आके और ऑर्बिट को लॉन्च करने वाला माइलस्टोन पहली बार हो रहा है भारत में। एंड इट्स ए प्राउड माइलस्टोन है, भारत के गर्व का माइलस्टोन है भारत के लिए और इंडिया के लिए, क्योंकि पहली बार ये हो रहा है। एंड इंडिया का शेयर ग्लोबल मार्केट में बढ़ सकता है और नया टेक्नोलॉजी, डीप टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी ग्लोबल कस्टमर को जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा 70 to 80% मार्केट ग्लोबल है, मतलब भारत में बना हुआ रॉकेट ग्लोबल कस्टमर्स को हम लॉन्च सर्विसेज। सबसे खास बात यह है कि सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। स्काई रूट के मिशन के पीछे 400 से ज्यादा भारतीय सप्लायर और कंपनीज जुड़ी हैं। यानी एक रॉकेट सिर्फ लॉन्च नहीं होता, उसके साथ पूरी इंडस्ट्री उड़ान भरती है।
जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग और सैकड़ों छोटे बड़े कारोबार। लेकिन क्या स्काई रूट कल ही स्पेस एक्स को टक्कर दे देगा? शायद नहीं, क्योंकि स्पेस एक्स आज दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनीज में से एक है। लेकिन हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। अमेज़न ने शुरुआत की किताबों से, टेस्ला ने भी शुरुआत एक छोटी इलेक्ट्रिक कार से की और स्पेस एक्स ने शुरुआत कुछ छोटे रॉकेट मिशन से की। भारत के लिए असली सवाल ये नहीं कि क्या स्काई रूट आज मस्क से आगे निकल जाएगा। सवाल ये है कि क्या भारत उस दौड़ में शामिल हो चुका है जहां भविष्य के सबसे बड़े कारोबार अंतरिक्ष में होंगे। क्योंकि आने वाले समय में अंतरिक्ष सिर्फ चांद और मंगल तक पहुंचने की कहानी नहीं होगी। ये कहानी होगी सैटेलाइट इंटरनेट की, डिफेंस की, मौसम की जानकारी की, खेती की, किसानी की, कम्युनिकेशन की और अरबों डॉलर की स्पेस इकोनॉमी की। भारत ने दुनिया को पहले दिखाया कि कम लागत में भी अंतरिक्ष पहुंचा जा सकता है। चंद्रयान ने भारत की वैज्ञानिक ताकत दिखाई और अब स्काई रूट जैसी प्राइवेट कंपनी भारत की कारोबारी ताकत दिखाने निकल रही है। क्योंकि अगली स्पेस रेस में सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि कौन चांद तक पहुंचा, सवाल ये होगा कि कौन अंतरिक्ष को सबसे बड़ा बिजनेस बना पाया। और शायद उस दौड़ में भारत की सीट बुक हो चुकी है। बढ़ते आगे, कचहरी में अब बात करेंगे यूपी की, जहां कुछ महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी पश्चिमी यूपी को साधने के लिए पूरा जोर लगा रही है। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे। आखिर योगी कैराना ही क्यों गए और पश्चिमी यूपी बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इलाका बीजेपी का पावर जोन कैसे बना, अब आपको बता दें। ये तो जिन्ना के अनुयायी हैं, इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था। एक शरारत के तहत यहां की डेमोग्राफी को बदलने की जो साजिशें हो रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवरों ने 2027 चुनाव के महासमर का बिगुल फूंक दिया। प्रगति का पावर हाउस बनता जा रहा है। तरक्की और विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। शामली से लेकर बिजनौर और गाजियाबाद में विकास कार्यों की सौगात देने के साथ साथ योगी ने जता दिया कि 2027 में चुनाव की पिच पर उनकी सियासी गेंदों के रूप क्या क्या होने वाले हैं। उनके आज के दौरे में राष्ट्रवाद वाली धार के साथ साथ विपक्ष पर हिंदू विरोधी होने के आरोपों वाले तीरों का प्रहार भी दिखा और माफिया और बदमाशों के खिलाफ टेरर से भरा ऐलान भी दिखा। और इसी कड़ी में शामली की धरती से उन्होंने विपक्ष पर जिन्ना के अनुयायी होने का आरोप लगा दिया। जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके, आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है। योगी के जुबानी तीरों में हर तरफ हिंदू हितों की बातें थी। उन्होंने पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में डेमोग्राफी बदलने की साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए। साफ कह दिया, डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रचने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी के सख्त तेवरों ने साफ कर दिया कि 2027 का चुनाव राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण पर ही लड़ा जाएगा। शामली आज से 10 वर्ष पहले लोगों के लिए कोहतुल का विषय बना हुआ था। लोग इस बात को ढूंढते थे कि शामली जिला है कहां। आज जब मैं किराना को देखता हूं, शामली को देखता हूं, अंतःकरण से खुशी होती है कि जैसे प्रयागराज की धरती मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के लिए जाना जाता है, ऐसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा शामली जनपद अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे
शामली अंबाला एक्सप्रेसवे और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का संगम, त्रिवेणी का संगम बन चुका है एक्सप्रेसवे का। अगर ध्यान से देखें तो योगी पूरी तरह से हिंदू वोट बैंक को साधते नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब विपक्ष चढ़ावा चोरी के आरोपों पर बीजेपी को घेर रहा है, दूसरी जगहों की तरह योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी की जमीन से भी विपक्ष पर रामद्रोही होने के साथ साथ राम भक्तों पर गोली चलाने वाले जुबानी बाणों की भी बौछार कर दी। एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे। विकास की सौगात और ध्रुवीकरण की जुगलबंदी से योगी विरोधियों को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में और उसी तैयारी का नमूना पश्चिमी यूपी में दिखाई दे रहा है। पश्चिमी यूपी में अपनी हुंकार से योगी वहां पैदा हुए उस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 2027 में 136 में से 109 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 2022 में 37 सीटों का नुकसान हो गया था। एसपी-आरएलडी के गठबंधन से उन्हें सिर्फ 72 सीटें ही मिली थी। अब उन्हीं 37 सीटों को वापस पाने की चुनौती है और उसी के तहत योगी ने हिंदू हितों और राष्ट्रवाद को अपना हथियार बना लिया है। जाहिर है 2027 में 17 की हैट्रिक लगाने के लिए योगी कोई भी कमजोर कड़ी रखना नहीं चाहते। योगी की आक्रामक सियासी बैटिंग 18 जुलाई को भी जारी रहेगी, जब उनका काफिला अमरोहा, बुलंदशहर और संभल में भी दाखिल होगा। भारत माता की वंदे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल हर दिन लाखों करोड़ों लोग करते हैं, लेकिन इस डिजिटल दुनिया की चमक के पीछे डरावना सच भी है। एनडीटीवी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि इसमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री तक मौजूद है। हमारी जांच में जो मिला वो बेहद चिंताजनक है। ऐसी सामग्री जो हर किसी को परेशान कर सकती है और कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल ये कि इन प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी क्या है और क्या बच्चे सच में ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित हैं? पूरी वीडियो देखनी है तो फॉलो करके बायो चेक करो। एक इंस्टाग्राम अकाउंट, एक फेसबुक पेज, एक सजेस्टिव पोस्ट और एक टेलीग्राम चैनल, और बस कुछ ही पैसों में मिल सकता है एक्सेस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल का। हमारे इन्वेस्टिगेशन ने इंटरनेट की ऐसी एक अंधेरी दुनिया को अनकवर किया है जहां पे एआई जेनरेटेड डीप फेक से लेके गैंग्स एंड गन कल्चर से लेके चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल बस कुछ ही क्लिक्स दूर है। रील्स, पोस्ट और लगातार स्क्रॉलिंग के पीछे छिपी है एक और ज्यादा अंधेरी डिजिटल दुनिया। एनडीटीवी ने कई दिनों तक इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम की जांच की। इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि कैसे सेक्सुअल कंटेंट, बंदूक और गैंग कल्चर का जश्न मनाने वाले पोस्ट और ऐसे टेलीग्राम चैनल मौजूद हैं जो कथित तौर पर सिर्फ 50 रुपए में संदिग्ध बाल यौन शोषण सामग्री उपलब्ध कराने का दावा करते हैं। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन में इतना कुछ सामने आ सकता है तो फिर कितना कुछ अभी भी छिपा हुआ है, और उन करोड़ों लोगों, खासकर बच्चों की सुरक्षा कौन कर रहा है जो हर दिन इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार ने मेटा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है क्योंकि इंस्टाग्राम पर विज्ञापनों के जरिए बाल यौन शोषण कंटेंट को प्रमोट किए जाने का मामला सामने आया है। कंपनी को नोटिस जारी किया गया है, ऐसे कंटेंट को हटाने का आदेश दिया गया है और कंपनी से जवाब मांगा गया कि आखिर ऐसे विज्ञापनों को अनुमति कैसे दी गई। लेकिन सवाल है, ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है? एनडीटीवी की जांच सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफी सारे ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट्स हमने देखा जहां पे सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट डाला जा रहा है प्रोवोकेटिव कैप्शंस के साथ,
जबकि मेटा के रूल्स बोलते हैं कि एक्सप्लिसिट कंटेंट आप नहीं डाल सकते हो। ये सारे अकाउंट्स अभी भी एक्सेसिबल है। इंस्टाग्राम के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स यौन रूप से स्पष्ट सामग्री पर रोक लगाते हैं। हालांकि ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे का जन्म, शिक्षा या जागरूकता जैसे रेफरेंसेस में गैर यौन नग्नता के कुछ चित्रणों को अपवाद के तौर पर अनुमति दी जाती है। लेकिन एनडीटीवी को ऐसे कई मामले मिले जहां इन अपवादों के दायरे में आने वाले कुछ वीडियोस को भी यौन संकेतों के साथ पेश किया गया था। हमारी इन्वेस्टिगेशन में इंस्टाग्राम पर ऐसे कई अकाउंट भी सामने आए जहां खुले तौर पर यौन संकेतों वाली सामग्री मौजूद थी। इन पोस्ट के साथ ऐसे कैप्शन लिखे गए थे जिनमें अलग अलग पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्तों को सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया था। इन वीडियो में कम उम्र की लड़कियां, लड़के यानी नाबालिगों का इस्तेमाल किया गया था। इनमें कुछ ऐसे पोस्ट और वीडियो भी थे जो बच्चों को यौन रूप से दिखाने या बाल यौन शोषण की ओर इशारा करते हैं। इंस्टाग्राम का कहना है कि बच्चों के शोषण के प्रति उसकी नीति 0 टॉलरेंस की है और ऐसी सामग्री को पहचानने और हटाने के लिए वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की सामग्री का उपलब्ध होना उसकी कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम की निरंतरता और प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये सामग्री बेहद परेशान करने वाली है। जब हमने सेपरेटली टेलीग्राम को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तब हमें ऐसे कई सारे टेलीग्राम चैनल्स और ग्रुप्स मिले जहां पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल बेचने के बारे में बातचीत हो रही थी। इनमें से एक ग्रुप में जब मैंने बातचीत शुरू की तो वहां पे एक सेलर ने मुझे बोला कि आप 50 रुपीज का पेमेंट कीजिए और आपको हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल भेजेंगे। आप देख सकते हैं मेरे फोन में ये इमेज जहां पे मैंने उनको 50 रुपए की पेमेंट किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने मुझे मल्टीपल फाइल्स भेजे हैं ऑफ सस्पेक्टेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। टेलीग्राम का कहना है कि वो गैर कानूनी सामग्री को सक्रिय रूप से हटाता है और अपनी सेवा शर्तों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक करता है। प्लेटफॉर्म के मुताबिक वो हर दिन हजारों ग्रुप्स और चैनल्स को ब्लॉक करता है और लाखों कंटेंट पीसेस को हटाता है जिनमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री, हिंसा के लिए उकसाने वाली सामग्री और गैर कानूनी सामानों की लिस्टिंग शामिल है। लेकिन एनडीटीवी की जांच में ऐसे चैनल सामने आए जो कथित तौर पर खुले तौर पर संदिग्ध CSAM का प्रचार कर रहे थे और बेहद आसानी से इसकी बिक्री को संभव बना रहे थे। अब सवाल है, टेलीग्राम की तरफ से कार्रवाई के दावों के बावजूद ऐसी सामग्री अब भी कैसे अवेलेबल है? और आखिर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का प्रचार और वितरण करने के लिए अपराधी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कितनी आसानी से कर पा रहे हैं? सवाल ये है कि मॉडरेशन की प्रक्रिया से ये सामग्री आखिर बच कैसे पाती है? संदिग्ध बाल यौन शोषण सामग्री को इतने खुले तौर पर विज्ञापित कैसे किया जाता है? क्या आपराधिक नेटवर्क मॉडरेशन सिस्टम से आगे निकल रहे हैं? एनडीटीवी को दिए एक बयान में टेलीग्राम ने दोहराया कि वो बाल यौन शोषण सामग्री यानी CSAM के वितरण पर पूरी तरह रोक लगाता है। और 2000 दुनिया के सबसे ताकतवर नेता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब वो मंच पर आते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें उनके होठों पर टिक जाती हैं। ट्रंप का एक शब्द और ग्लोबल मार्केट में अरबों डॉलर ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी शख्स को ट्रंप के बोलने से पहले ही उनका एक एक शब्द पता हो और वो शख्स इस जानकारी का इस्तेमाल सट्टा लगाकर करोड़ों कमाने के लिए कर रहा हो तो क्या हो? व्हाइट हाउस के अंदर एक ऐसा ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने ट्रंप प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप की आस्तीन में ही एक ऐसा सांप छिपा था जो उनके भाषणों का सौदा कर रहा था। नाम है गैब्रियल पेरेज, पद डेप्यूटी असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट, लेकिन असली काम था ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेट करना। पेरेज कोई छोटा मोटा कर्मचारी नहीं, बल्कि पिछले 10 साल से साए की तरह वो ट्रंप के साथ था। वो ट्रंप के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक व्यक्ति था, इतना भरोसेमंद कि मंच पर जाने से ठीक पहले ट्रंप के फाइनल भाषण को देखने वाले वो आखिरी शख्स होते थे। और इसी भरोसे का पेरेज ने ऐसा फायदा उठाया कि आज व्हाइट हाउस शर्मिंदा है। दरअसल अमेरिका में कलशी नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ लोग शेयर बाजार की तरह इस बात पर सट्टा लगाते हैं कि देश का राष्ट्रपति अपने भाषण में कौन सा शब्द इस्तेमाल करेगा। मसलन ट्रंप अपने अगले भाषण में चीन का नाम लेंगे या नहीं,
टैक्स शब्द बोलेंगे या नहीं। पेरेज को तो ट्रंप का भाषण अब पहले से ही पता होता था क्योंकि स्क्रिप्ट मौजूद है। बस फिर क्या था, उसने इस अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल किया और बिना किसी रिस्क के दनादन सट्टेबाजी शुरू कर दी। शब्दों का यह खेल खेलकर पेरेज ने घर बैठे बैठे $1 लाख यानी 83 लाख रुपए से ज्यादा का मुनाफा कूट लिया। पेरेज का यह सीक्रेट गेम शानदार चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि लालच इंसान को कभी ना कभी तो ले ही डूबता है। पेरेज के सारे दाव इतने सटीक थे कि कलशी प्लेटफॉर्म के कंप्यूटर सिस्टम को शक हो गया। जब जांच हुई तो पता चला कि हर बार सही दाव लगाने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के अंदर बैठा ट्रंप का अपना टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर है। कंपनी ने फौरन इसकी शिकायत सरकारी रेगुलेटर से की और पेरेज का अकाउंट फ्रीज कर दिया। पेरेज अपने मुनाफे के $90,000 निकाल पाता उससे पहले ही उसका गेम ओवर हो गया। Of the report, the president is too. I spoke with him about it. He believes it's deeply unfortunate and frankly a disgrace. And the individual that was cited in that report is complying with the CFTC but has been put on paid administrative leave. So there will be a teleprompter operator tonight, of course, but it will not be the one, unfortunately, in that story. साल 2016 के चुनाव प्रचार में ट्रंप अक्सर रैलियों में कहते थे, राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए टेलीप्रॉम्प्टर बैन होना चाहिए। जो नेता इसके बिना नहीं बोल सकता उसे चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप खुद इस मशीन के आदी हो गए और इसी मशीन की वजह से एक बार उनकी बड़ी फजीयत भी हुई थी। साल 2019 में अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर ट्रंप भाषण दे रहे थे, तभी बारिश की वजह से उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। ट्रंप ने बिना स्क्रिप्ट के बोलना शुरू किया और कह गए, 18वीं सदी की क्रांतिकारी सेना ने अंग्रेजों से हवाई अड्डे छीन लिए थे, जबकि उस जमाने में हवाई जहाज का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो इस एक वाक्य ने साबित कर दिया कि ट्रंप के लिए टेलीप्रॉम्प्टर और उसे चलाने वाला ऑपरेटर कितना जरूरी है। लेकिन ट्रंप को क्या मालूम था कि जिस ऑपरेटर को वो अपना सबसे बड़ा सहारा मान रहे थे, वो उनके पीछे उन्हीं के शब्दों की सौदेबाजी कर रहा था। जो पेरेज सालाना 1.5 करोड़ से ज्यादा की सैलरी पाता था, उसने चंद $1000 के लालच में अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया। फिलहाल अमेरिकी एजेंसीज इस अनोखे वर्ड इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच कर रही हैं। पेरेज जांच में सहयोग तो कर रहा है, लेकिन उसने व्हाइट हाउस की साख पर जो दाग लगाया है, उसने सुरक्षा और गोपनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये थी कहानी उस शख्स की जिसने शब्दों की ताकत को नोटों में बदलने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया कि डिजिटल दौर में हर चालाकी का फुटप्रिंट छूट जाता है।